जाड़ा से जाड़ा कमेंट करो, लाइक करो। लेट्स टॉक टू चैप्टर 136। आपके करण अर्जुन का अफेयर चल रहा है और अर्नब और चाहत के कुछ हसीन पल दिल। अर्नब ने मुस्कुराकर कहा, तो कोई बात नहीं मैरी, ये मस्कुल अब बड़ी कब काम आएगी। कहते हुए चाहत को बाहों में लेकर चलते हैं हुए आगे बढ़ता है। चाहत भी उसके गले में अपनी बाहें डालकर एकटक उसे बेहद करीब से देखने लगी। इतने करीब से अर्नब का चेहरा काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। अर्नब खुद पर उसकी नज़र में हिसुश करते हुए कहता है, तुम्हारा ही हूँ जब देख लेना, लेकिन अब ऐसे माहौल में इतनी इंटेंस भरी नज़रों से देखोगी तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। चाहत जल्दी से उसे अपनी नज़रें हटा लेती है। उसे इशारे में कहती है, ये सब क्या है, क्यों हो रहा है। हम किसी को कॉल करके भूल तो यहाँ से जा सकते थे ना, शाम होने को आई है, कोई जंगली जानवर आ गया तो। अर्नब ने उसके इशारे को समझते हुए कहा था, और अगर मैं कहूँ मैं जाना नहीं चाहता तो? अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारे साथ इस सिचुएशन में भी बहुत बेहतर फील हो रहा है तो? अगर मैं कहूँ कि हम जंगल में वाइल्ड रोमांस करेंगे बेबी डॉल, से करेंगे जैसे तुम्हें पसंद है तो? क्यों करोगी बेबी डॉल मेरे साथ ये नया वाला एक्सपीरियंस। चाहत आज अर्नब की आंखें में देख रही थी। उसे आज अर्नब आंखों गिल्ट और कुछ एहसास था जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। पर चाह कर भी वो अर्नब की दी चोट भूल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब भी वो एक पत्नी बनकर उसे माफ करना चाहती है तब उसके अंदर की एक माँ रोक लेती है। उसे बार बार एक पति होने के बावजूद भी उसके बच्चे के बारे में सवाल उठना याद आता है, जिसे कोई भी माँ माफ नहीं कर सकती थी। चाहत वहां से रास्ता ढूंढने के लिए आगे की ओर जाने लगी। अर्नब जो चाहत को ही देख रहा था, उसके बदलते एक्सप्रेशन और सफ़ेद पड़े चेहरे को देख वो समझ जाता है सैयद उसने चाहत के उन जख्मों को रेत कर ताज़ा कर दिया था। वो उसे यूं मुंह फेर कर आगे जाते देखकर कहता है, जानता हूं मैंने तुम्हारे जख्मों को कुरेद कर ठीक नहीं किया, पर उन्हें भरने के लिए कुरेदना जरूरी है। कहते हुए वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अब शाम होने को आई थी, जंगल में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। अर्नब जो चाहत के पीछे पीछे ही चल रहा था, उसके चेहरे पर हल्का सा दर्द नजर आ रहा था, क्योंकि अब उन जख्मों की वजह से उसे दर्द होने लगा था। चाहत आगे बढ़कर अपने फ़ोन को बार बार ऊपर की ओर कर रही थी ताकि नेटवर्क आ सके, पर बाहर कहीं पर भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। अंधेरा होने की वजह से उसे अब डर लगने लगा था। जब अर्नब की कोई आहट नहीं होती तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि वहां अर्नब नहीं था। चाहत चारों तरफ देखती है पर उसे अर्नब कहीं नहीं दिखाई देता। चाहत के माथे से ठंडे पसीने छूटने लगते हैं। वो घबरा जाती है। चाहत उसे चारों तरफ ढूंढने लगी, पर अर्नब उसे कहीं नहीं मिलता। उसे लगता है अर्नब उसे इस हालत में छोड़कर खुद चला गया। ये सोचते हुए चाहत की आंखें भर आती है। दूसरी तरफ अग्निहोत्री हाउस। दादी जो हॉस्पिटल से घर लौट चुकी थी, वो परेशान होकर हल में चक्कर काट रही थी। तभी दादाजी जो अपने किसी दोस्त से मिलने गए थे, वो वापस आते हैं तो उनकी नज़र हाल में चक्कर काट रही दादी पर पड़ती है। वो उनके पास आते हुए सोफे पर बैठकर कहते हैं, क्या हुआ सुलोचना, इतनी परेशान क्यों हो? अब तुम्हारे बंदरों में से किसने क्या कर दिया? दादी ने गुस्से से उन्हें देखते हुए कहा, आग लगे आपके उस ताश को, वही खेलने गए थे ना आपने उस दोस्त के पास? दादाजी ने मुंह बनाकर कहा, गलती तुम्हारे बंदरों की और आग मेरी ताश में लगे। आप क्या इस उम्र में ताश खेलने नहीं तो मुजरा देखने जाओ तो अच्छा लगेगा। दादाजी जो गुस्से में थी, दादाजी के मुंह से मुजरा सुनकर और ज्यादा आग बबूला हो जाती है। वही हमारे 3 बंदर जब घर आते हैं तो दूर से ही उनकी दादी पर पड़ती, जिसे देखकर आयान आयु का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए कहता है, यार मुझे लगता है लोहा गर्म है, इससे पहले हम पर हथौड़ा मार दे, यहाँ भागते हैं। उसकी जल्दबाजी को देखकर आदि पीछे से रोकते हुए कहता है, एक मिनट, तुम दोनों ने ऐसा कौन सा कांड किया है जो ऐसे भाग रही हो? उसकी बात सुनकर आयु ने अपने दांत दिखाकर कहा, वो हमने सुबह दादी की सैंडल तोड़ दी। ना रहेगी सैंडल ना पड़ेगी बम पर लात, है ना हम इंटेलिजेंट? आदि ने उसके पर मारते हुए कहा, इंटेलिजेंट नहीं, तुम गधों के सरताज हो। तुम्हारी ये शकल देखकर ही पता लग जाएगा। अब दोनों को ही ठंडे पसीने आने लगे। इससे पहले कि दोनों भाग पाते, दादी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुक जाओ। उनकी आवाज को सुनकर आदि ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, अब गए कम से। उसने अपनी आंखें बंद ही की थी कि इतने में निशा की हंसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। आदि ने अपनी आंखें को झट से खोलकर देखा तो निशा राज के साथ घर के अंदर आ रही थी। उसने राज का ओवरकोट पहन रखा था, जिसे देखकर आदि की आंखें गुस्से लाल हो गई। तभी दादी ने आदि को देखकर थोड़ा गुस्से में कहा, आदि तू अकेला आया है, वो दोनों कहाँ है? आज टांगे छिड़ूंगी उन दोनों की मैं। उनकी बात में गुस्सा और फिक्र दोनों झलक रहा था।
आदि ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए आयु और आयान आगे की ओर लगभग धक्का देते हुए कहा, ये रहे दोनों आदि। दादी ने आयु और आयान को देखा जो उन्हें देखकर जबरदस्ती दांत फाड़ रहे थे। दादी ने उन्हें एक नज़र देखकर कहा, मैं इन दोनों जोकरों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो अर्नब और समर्थ की बात कर रही हूँ। दोनों का कुछ आता और पता नहीं है। पता नहीं कहाँ है मेरे दोनों बच्चे, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तू पता कर कहाँ है वो दोनों। आज इनकी टांगे नहीं तोड़ती तो मेरा नाम सुलोचना नहीं। इस उम्र में भी दोनों मिलकर बीपी बढ़ा रहे हैं मेरा। अर्नब और समर्थ का नाम सुनकर आयु और आयान ने थोड़ी राहत की सांस ली। आयु ने आयन से कहा, लगाता है भाई और समर्थ भाई ने कोई कांड किया है तभी गायब है दोनों। आयन ने उसे कहा, चलो अच्छा है, आज हम तो बच गए। आदि ने दादी के पास सोफे पर बैठकर उन्हें बैठाते हुए पानी पिलाकर कहा, शांत हो जाओ दादी, वो दोनों आज ऑफिस भी नहीं आए हैं, सैयद किसी जरूरी काम में फांस गए हों, इसलिए आप चिंता मत करो, मैं पता लगाता हूँ। आयु ने फ्रूट बास्केट से अंगूर को ऊपर उठाकर स्टाइल से खाते हुए कहा, दादी आपको पता है आप ना बड़ी भोली हो, तभी सब आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। मुझे लगता है आपके करण अर्जुन का अफेयर चल रहा है बाहर, तभी आज दोनों सुबह से गायब है। दादी ने उसे देखकर उसके कान को खींचते हुए कहा, अच्छा तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तू दूध का धुला है। तेरी सारी चालाकियां समझती हूँ मेरे नारद मुनि, इसलिए मेरे सामने ये चालाकियां ना कर समझा। उनकी बात सुनकर आयु ने दर्द से कराह कर कहा, आज का तो भलाई का जमाना नहीं रहा हूँ कि हेठ हुए वो मुंह फुलाकर बैठ जाता है। आदि भी दादी की बात सुनकर परेशान हो जाता है। बार बार कल करने लगा पर हर बार की तरह नोट रीचेबल ही दिखा रहा था। अब आदि को भी बेचैनी सी महसूस हो रही थी, पर वो दादी को सच बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने झूठ मूठ का नाटक करते हुए कहा, हेलो अर्नब कहाँ हो तुम। दादी कितनी परेशान हो रही है, कम से कम एक कॉल तो कर लेते तुम दोनों। अच्छा कोई नहीं, बट जल्दी वापस आना, ओके चल रखता हूँ बाय, कहते हुए फोन रख देता है। दादी उसे देखकर कहती है, क्या हुआ, क्या कहा अर्नब ने, कहाँ है वो और समर्थ। दादी की बात को सुनकर आदि ने उसे हंसते हुए कहा, दादी चिंता मत करो, दोनों किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर गए हैं, कल सुबह वापस आएंगे, इसलिए आप जाओ और बाकी सब भी जाकर सो जाओ, चिंता की कोई बात नहीं है। आदि की बात को सुनकर दादी ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा है, भगवान मेरे बच्चे बिल्कुल सही सलामत है और ठीक है, उसके लिए तेरा लाख लाख शुक्र है। दादी ने सबको देखकर कहा, ठीक है कोई बात नहीं, चलो चलकर खाना खा लो ताकि मेरा काम खत्म हो। 28 के सांड हो गए हैं पर एक लंकी बिहाई नहीं जा रही है, इनसे सारा काम इस बुढ़िया को ही करना पड़ता है, पर मजाल है जो किसको थोड़ा भी तरस आए। आयु ने ठूसते हुए कहा, क्या दादी ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया है, ये सब सुनने के बाद भी आपके 28 के सांड ने शादी नहीं की तो अब क्या करेंगे। डायलॉग लॉग थोड़ा बदल कर देखो सैयद कर ले। आयु की बात पर दादी ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा तो आयु सीधा उनकी नजरों को महसूस करते हुए खाने लगा। वही आदि बिना कुछ कहे ऊपर अपने कमरे में चला गया। आदि अपने कमरे में आता है और अपनी शर्ट के सारे बटन को खोलकर शर्टलेस आकार बालकनी में खड़ा हो जाता है। अपने फोन से किसको कॉल करते हुए कहता है, अर्नब और समर्थ कहाँ है, पता करो, दोनों के लास्ट लोकेशन भी ट्रेस करो, आखिर पता तो चले कहाँ है दोनों। मुझे पता था कि आप झूठ बोल रहे हो। आदि ने पीछे मुड़कर देखा तो ये निशा थी जो उसे गुस्से से देख रही थी। आदि ने उसे देखकर थोड़ा रूड होते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी मेरे कमरे, रास्ता भूल गई हो क्या अपने कमरे का। निशा ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहता, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, ना मेरे कमरे का रास्ता और ना ही ये कि ये कमरा आपका है। आपकी हिम्मत कैसे हुई दादी से झूठ बोलने की, आपको पता भी है कि अगर भाई को कुछ हो गया तो मैं आपको माफ करूंगी। आदि ने उसे देखकर गुस्से से उसकी बाजुओं को जकड़ते हुए कहा, तो क्या चाहती थी तुम, सच बताऊं दाढ़ी को, ताकि वो फिर से हॉस्पिटल पहुंचा जाए। नहीं मिस अग्निहोत्री, मैंने आपकी जितनी दुनिया नहीं देखी है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, पर आपसे एक वादा करता हूँ उसे जल्दी ढूंढ कर लाऊंगा। कहते हुए वो वहां से चला गया। निशा उसे जता हुआ देखती रही। जंगल चाहत नम आंखों से चारों तरफ ढूंढती है पर अर्नब उसे कहीं नहीं मिलता। चाहत वहीं बैठकर रोने लगी। तभी चाहत के हाथ को किसी ने पकड़ा तो चाहत घबरा गई। उसने आंखें उठाकर सामने देखा तो अर्नब खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर चाहत जल्दी से खड़ी हुई और उसे देखते ही चाहत का तेज हो गया। वही अर्नब ने चाहत के आंखों में आए आंसुओं को पूछते हुए कहा, क्या हुआ अचानक तुम इतना क्यों रो रही। चाहत ने कुछ नहीं कहा पर वो अर्नब के सीने पर मारे जा रही था। अर्नब के विशालकाय शरीर के आगे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो उल्टा हंसते हुए कहता है, रुको रुको बेबी डॉल,
क्या कर रही हो, रुक जाओ, अब हंसते हंसते मेरा पेट दुखने लगा। कहते हुए अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। कहते हुए अर्नब चाहत को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ लेकर जाता है। थोड़ी दूर चलने बाद चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई। सामने एक खूबसूरत झरना था जहां छोटे छोटे जुगनू खेल रहे थे। ये सब देखकर चाहत के चेहरे पर मुस्कान थी जो शायद अर्नब ने कभी देखा ही नहीं था। अर्नब कोने में खड़ा हुआ चाहत की इन बच्चों वाली हरकतों को देखने लगाता है। उसकी हरकतों पर मुस्कुराने लगा। इस पोजीशन में दवाई कौन लगता है और भीगे होठ, और इन्हें क्या हम गाय भैंस नजर आ रहे हैं जो इतनी सी पतिया खा। चाहत का तेज हो गया। वही अर्नब ने चाहत के आंखों में आए आंसुओं को पूछते हुए कहा, क्या हुआ अचानक तुम इतना क्यों रो रही। चाहत ने कुछ नहीं कहा पर वो अर्नब के सीने पर मारे जा रही था। अर्नब के विशालकाय शरीर के आगे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो उल्टा हंसते हुए कहता है, रुको रुको बेबी डॉल, क्या कर रही हो, रुक जाओ, अब हंसते हंसते मेरा पेट दुखने लगा। कहते हुए अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। कहते हुए अर्नब चाहत को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ लेकर जाता है। थोड़ी दूर चलने बाद चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई। सामने एक खूबसूरत झरना था जहां छोटे छोटे जुगनू खेल रहे थे। ये सब देखकर चाहत के चेहरे पर मुस्कान थी जो शायद अर्नब ने कभी देखा ही नहीं था। अर्नब कोने में खड़ा हुआ चाहत की इन बच्चों वाली हरकतों को देखने लगाता है। उसकी हरकतों पर मुस्कुराने लगा, पर पता नहीं उसे क्या हुआ। वो चलकर उस झरने के पास आता है और कुछ पानी को अपने हाथ में लेते हुए चाहत पर फेंकता है। चाहत जो बाहर जुगनू को देखकर इतनी खुश थी, अचानक ठंडे पानी के एहसास से बोसेहर उठी। उसका चेहरा हल्का सा भीग गया, जिसे और खूबसूरत नजर आ रही थी। उसकी खूबसूरती में अर्नब खोसा जाता है। वही चाहत भी धीरे धीरे चलकर उसके करीब आती है और वही उसके सामने बैठ जाती है। अर्नब बहुत करीब से उसके चेहरे को निहारने लगता है। पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहने, आंखों में हल्का सा काजल और लबों पर गुलाबी रंग की लिपस्टिक, चेहरे पर बिना कोई मेकअप किए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अर्नब की नज़र उसके भीगे होंठ पर ठहर जाती है, जिस पर कुछ पानी की बूंदें झलक रही थी। खुद पर अर्नब की इंटेंस भरी नज़रों को महसूस कर चाहत थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो उसके नज़रों को पीछा करते हुए जब देखती है तो जल्दी से बाहर से उठकर दूसरी तरफ चली जाती है। अर्नब उदास नज़रों से उसे देखने लगाता है। वो थोड़ी ही देर बाद फिर वापस आती है और पास रखे पत्थरों पर कुछ रखते हुए दूसरा पत्थर उठती है तो अर्नब डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कहीं गुस्से में उसका सर न फोड़ दे। वैसे भी वो कुछ अलग ही बिहेव कर रही थी आजकल, जो पुरानी चाहत से बिल्कुल अलग था। इसलिए वो डरते हुए कहता है, देखो देखो बेबी डॉल, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। भले ही मेरा किस करने का मन था, पर किया तो नहीं ना। तो किस बेस पर तुम ऐसे सीरियल किलर की तरह मेरा सर फोड़ना चाहती हो। चाहत ने एक नज़र अर्नब को देखकर उसकी बेतुक की बातों को इग्नोर करते हुए वो पत्थर उठाकर अपने साथ लाए पत्तों को पीसने लगती है। अर्नब उसे खड़ा देखता रहता है, फिर कुछ कदम चलकर उसके पास आते हुए कहता है, तुम कौन से मास्टर शेफ में जाने की तैयारी कर रही हो यहाँ, और इसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही है। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ फ्रूट का इंतजाम कर देता हूँ। चाहत उसकी बात सुनकर उस पत्थर को जोर जोर से चलते मन में अर्नब को गालियां देते हुए कहती है, इन दिनों इनका स्क्रू ढीला हो गया है, इन्हें क्या हम गाय भैंस नजर आ रहे हैं जो इतनी सी पतिया खाएंगे। अर्नब बाहर से जाने लगा तो चाहत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अर्नब ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो चाहत ने उन पेस्ट को एक पत्ते में निकलते हुए अर्नब को खींचकर दूसरे पत्थर पर बैठा दिया। अर्नब उसे हैरानी से देखे जा रहा था। वो कुछ कहने को हुआ, बेबी डॉल तुम ये सब। चाहत ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसे बोलने से रोक दिया। अर्नब उसे हैरत से देखने लगा तो चाहत ने उसके शर्ट के बटन को एक एक कर खोलते हुए धीरे से उसकी शर्ट को निकलने की कोशिश की। अर्नब चाहत के यूं करीब आने से हैरान था, पर साथ ही उसका दिल खुशी से जोर जोर से धड़क रहा था। हो क्यों न ये पहली बार था जब चाहत खुद से उसके करीब आई थी वो इस तरह। अर्नब चाहत की गहरी आंखें में ही देखता रहा। वही चाहत ने भी अर्नब को देखते हुए उसके बनाए हुए पेस्ट को अर्नब के जख्मों में लगाने लगी, ताकि जब तक वो दोनों यहाँ से बाहर नहीं निकलते तब तक अर्नब को दर्द से थोड़ी सी राहत मिले। गोली बस उसे छूकर निकली थी, जिस वजह से ऐसा करना चाहत को सही लगता है। अर्नब चाहत में इतना खोया हुआ था कि उसे तो इस बात का अंदेशा ही नहीं था या मोहब्बत के करीब होने की खुशी आज दर्द पर भारी पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद चाहत उसे दूर चली जाती है, जिसे अर्नब उसे रोकते हुए कहता है, खुद पास आती हो और इतनी जल्दी क्या है तुम्हें दूर जाने की। कहते हुए उसकी नज़र अपनी हाथ पर जाती है जहां लेप लगा हुआ था। उसे देखकर अर्नब मुंह बनाते हुए कहता है, तो इसलिए आई थी तुम मेरे पास। मुझे लगा तुम्हें मुझ पर प्यार आ रहा है।
चलो प्यार नहीं, पर ये तो पता चला कि तुम्हें अब भी मेरे दर्द से फर्क पड़ता है। तुम्हें अब भी मेरे दर्द पर तकलीफ महसूस होती है। उसकी बात सुनकर चाहत ने एक व्यंग मुस्कान के साथ इशारे से कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी चीज फर्क नहीं पड़ता, और आप है कौन जिसके लिए मुझे फर्क पड़ेगा। आपकी जगह अगर कोई गैर आदमी भी होता तो भी मैं यही करती। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि आप मुझे सही सलामत यहाँ बाहर निकल सके। अगर आप आज मर जाते या कुछ हो जाता तो सब मुझे ही कहते, मेरे सर पर आपका बोझ बन जाता। ये सब इसलिए किया, समझे आप, वरना आप मर भी जाते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे आप। चाहत मुंह से ये इतने सारे कड़वे शब्द सुनने की उम्मीद अर्नब ने कभी नहीं की थी, पर ताजुब की बात ये थी कि अब भी चाहत मुंह से इतने कड़वे शब्द सुनने के बाद भी अर्नब मुस्कुरा दिया। चाहत अर्नब के सब्र को देखकर हैरान थी, क्योंकि जितना उसने अर्नब को देखा था, जाना था, उस अर्नब में और इस अर्नब में जमीन आसमान का फर्क था। चाहत जिसने अर्नब को खुद इतने कड़वे शब्द कहे, पर ये उसे ही पाता था उसने ये सब कैसे किया, कैसे कैसे अर्नब को कहे हर शब्द में दी गई तकलीफ को महसूस कर उसका दिल रो रहा था। भले ही अर्नब ने उसके बातों को खामोशी से सुनकर मुस्कुरा दिया था, पर उसकी मुस्कुराहट में दर्द और आंखों में दिख रही तकलीफ को चाहत अच्छे से महसूस कर सकती थी। चाहत से अब रुका नहीं जाता, इसलिए वो अपने गुस्से का सहारा लिए बाहर से दूसरे कोने की ओर चली जाती है। वहीं बैठकर अपने हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी ताकि अर्नब को उसके रोने का पता ना चले। दूसरी तरफ अग्निहोत्री हाउस। आधी रात को सबके सोने के बाद चोरी छिपे अपने कमरे से वही काली हड्डी पहने बाहर आता है और छुपके से एक कमरे में घुस जाता है। वो पलट कर देखता है जहां आयान अपने पिलो को बड़े प्यार से गले लगाते हुए सो रहा था, जिसे देखकर आदि कहता है, साला पिलो को क्या बीबी समझता है जो इतना चिपका हुआ है, चिपकू कहीं का। वो चलकर आयान के बेड के पास आते हुए कहता है, मेरे साथ फेविकल की तरह चिपका रहता है, फिर भी इसे मेरे झूठ की भनक नहीं लगी, पर मेरी नखरे वाली मुझसे जब देखो दूर भागती है, फिर भी उसे मेरे बारे में सब पाता है। सच में ये बिबिया भी बड़ी चालक है, सब सिद्ध देखकर एक एक सिद्ध बनती जा रही है। अब मैं इस गधे को कैसे उठाऊं, कहते हुए वो कुछ सोचने लगा। फिर कुछ सोचते हुए ही बेड पर चढ़ जाता है और मुस्कुराकर आयन को देखते हुए कहता है, बेटा बहुत शौक है ना सोना का, लेकिन अब नहीं रहेगा, तेरी नींद नहीं उड़ा दी ना, तो मेरा नाम आदि नहीं, कहते हुए गिनता है 1.2.3 कहते हुए आयन को एक जोर की लात मारता है। आदि ने आयन को इतनी जोर से मारा था कि आयन एक फुटबॉल की तरह बेड से उस पिलो के साथ नीचे गिरता है, पर इससे पहले कि वो चिल्ला पता, आदि झट से बेड से कूदते हुए उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, अबे साले चिल्ला मत, मैं हूं तेरा जिगरी यार। आयान ने उसे गुस्से से घूरते हुए उसी पिलो से मारते हुए कहा, कुत्ते कमीने, कीड़े पड़ेंगे तुझे। साले तुझे क्या मैं फुटबॉल नजर आया जो तू यहाँ मैच खेलने आ गया? चल बे साले, तुझे भी तो थोड़ा डेमो दिखाना चाहिए ना, चल आजा। आदि ने उसकी बात सुनकर अपने दांत दिखाकर कहा, यार चल छोड़ना, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम था। तुम्हें पता है समर्थ और अर्नब दोनों ही कहीं गायब है, दोनों मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं दोनों है कहा। आदि की बात सुन आयान भी थोड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, इसका मतलब तूने दादी से झूठ बोला? आदि ने हम में सर हिलाते हुए कहा, हम अगर सुबह तक वो दोनों नहीं मिले और दादी को भनक लगी कि मैंने उनसे झूठ बोला है तो मार मार कर भरता बना देंगी और दादाजी जो सज्जा देंगे वो अलग। आयान कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है चल, पर उन्हें ढूंढने नहीं कहीं और। आदि ने उसे देखकर कंफ्यूज्ड होते हुए कहा। आयान उठकर जाने लगा तो आदि भी उसके पीछे चला जाता है। थोड़ी देर बाद आदि आयान को देखकर हैरत से कहता है, तू श्योर है कि ये? उसके बाद पूरी करने से पहले ही आयन बोल पड़ा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, एक नंबर का हैकर है ये, यहाँ तक कि किसी हैकर के अकाउंट को भी हैक कर सकता है ये आयु। उसकी बात सुनकर आदि बिल्कुल हैरान था। जहाँ आयन बार बार उसे आयु की हेल्प के लिए इंसेट कर रहा था, वही आदि को आयु मदद लेने से डर लग रहा था, क्योंकि वो पूरे अग्निहोत्री हाउस में नारद नाम से फेमस था। आदि को डर था कहीं इस नारद मुनि ने दादी या घर वालों के सामने सब कुछ उगल दिया तो प्रोबेल हो जाएगी, इसलिए वो आयु के कमरे के बाहर ही काफी देर तक खड़ा रहता है। जंगल। चाहत का एहसास झूठा नहीं था, अर्नब को सच में चाहत की बातों का काफी ज्यादा बुरा लगा था। वो काफी देर तक वही बैठा अपनी चोट को देखता रहा, पर उसे याद आया कि काफी वक्त हो गया है चाहत को गए हुए, वो अब तक वापस नहीं आई, जिस वजह से अर्नब उठा और उस ओर देखने चला गया। उसने देखा तो चाहत रोते रोते वही सो गई थी। अर्नब उसके पास आया और वो भी पेड़ से टेक लगा कर चाहत के पास बैठ गया। उसके सर को अपने कंधे पर रखकर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। वो भी नींद आगोश में चला जाता है। अग्निहोत्री हाउस। आयु का कमरा। दोनों आयु के कमरे में आते हैं तो आयु बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, पर जब उसे एहसास हुआ कि उसके कमरे कोई है तो उसने पलटकर देखा तो आदि और अयान थे। उन्हें देखकर आयु पहले तो थोड़ा चौंक जाता है,
फिर उन दोनों को देखकर कहता है आप दोनों यहाँ, वो भी इस वक्त। लगता है आपने कमरे का रास्ता भूल गए, क्यों सही कहा ना। आदि ने उसे देखकर कहा नहीं, हम बिल्कुल सही जगह आए हैं नारद मुनि, हमें तुमसे ही काम था। आदि के मुंह नारद मुनि सुनकर आयु घूरने लगा तो आदि ने करेक्शन करते हुए कहा आई मीन आयु, हमें तुमसे काम था। आयु ने कहा कौन सा काम था जो आप महारथियों को मुझ तक आना पड़ा। आयन उसे सब कुछ बता देता है, जिसे सुनने के बाद आयु भी थोड़ा परेशान हो जाता है, पर अगले ही पल आपने चेहर से टेक लगाकर अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए कहा ओके, बट मेरी एक शर्त है, अगर आप लोग मानते हो तो ठीक है, मेरी शर्त पूरी होनी ही चाहिए किसी भी कीमत पर। तो बताओ करोगे आप लोग उसे पूरा? आपकी जवानी जवानी, मेरी जवानी, बुढ़ापा और लाल साड़ी वाली स्त्री कौन? और मिल गए अर्नब और चाहत। अग्निहोत्री हाउस, आयु का कमरा। दोनों आयु के कमरे में आते हैं तो आयु बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, पर जब उसे एहसास हुआ कि उसके कमरे कोई है तो उसने पलटकर देखा तो आदि और अयान थे। उन्हें देखकर आयु पहले तो थोड़ा चौंक जाता है, फिर उन दोनों को देखकर कहता है आप दोनों यहाँ, वो भी इस वक्त। लगता है आपने कमरे का रास्ता भूल गए, क्यों सही कहा ना। आदि ने उसे देखकर कहा नहीं, हम बिल्कुल सही जगह आए हैं नारद मुनि, हमें तुमसे ही काम था। आदि के मुंह नारद मुनि सुनकर आयु घूरने लगा तो आदि ने करेक्शन करते हुए कहा आई मीन आयु, हमें तुमसे काम था। आयु ने कहा कौन सा काम था जो आप महारथियों को मुझ तक आना पड़ा। आयन उसे सब कुछ बता देता है, जिसे सुनने के बाद आयु भी थोड़ा परेशान हो जाता है, पर अगले ही पल आपने चेहर से टेक लगाकर अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए कहा ओके, बट मेरी एक शर्त है, अगर आप लोग मानते हो तो ठीक है, मेरी शर्त पूरी होनी ही चाहिए किसी भी कीमत पर। तो बताओ करोगे आप लोग उसे पूरा? आयान उसके पीठ पर जोर से मुक्का मारते हुए कहता है कमीने, कुत्ते, अर्नब सगा भाई है ना, फिर भी तू उसके लिए रिश्वत लेना चाहता है। आयु ने दर्द से खुद की पीठ सहलाते हुए कहता है कितने दुष्ट हो आप आयन भाई, ऐसे बेरहमी से कोई मरता है क्या इतने छोटे बच्चे को। आयान उसे घूरते हुए कहा कहेगा छोटा बच्चा 20 साल का सांड हो गया है, और जुबान उसकी तो फिलहाल आरती उतारने का मन है मेरा। आयु ने उसे घूरते हुए मासूम सा कहा हम तो क्या गलत किया मैंने, अब क्या छोटे बच्चे की कोई इच्छा नहीं होती मस्ती करने की, आपकी जबानी आपकी और जवानी बुढ़ापा। आदि ने दोनों को लड़ते देखकर अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से से झल्लाते हुए कहा यार तुम लोग ना ये 5 साल के बच्चे की तरह लड़ो मत, समझे, सब मिलकर मेरा बीपी हाई करने पे तुले हुए हैं। तुम लोगों को कुछ समझ भी आ रहा है कि ये बात कितनी सीरियस है? हम क्यों अपने आदमियों से पता ना करते हुए तुम्हारे पास आए हो? तुम दोनों जानते भी हो कुछ जितना बिजनेस बड़ा है उतने दुश्मन भी बड़े हैं हमारे। अगर उनमें से किसको पता भी चला कि अर्नब और समर्थ बाहर है, वो भी बिना प्रोटेक्शन की, तो बात कितनी ज्यादा बिगड़ सकती है, दोनों की जान भी खतरे में हो सकती। इस वक्त आदि को गुस्से से यूं चिल्लाता हुआ देख आयु थोड़ा सहम गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने आदि का ये रूप देखा था। वही आयान को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, फिर भी दोनों आदि ने सॉरी बोला। आदि ने भी खुद को शांत करते हुए कहा आयु तुम्हें जो भी चाहिए आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें सब देने को तैयार हूँ, बस ये तुम ये कर दो। आयु ने भी बैठते हुए अर्नब की फर्स्ट से लेकर लास्ट ऑप्शन सारी डिटेल्स निकालते हुए कहा डोंट वेरी भैया, भाई और समर्थ भाई दोनों कराटे एंड मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। आदि ने भी आयु लैपटॉप में झांकते हुए कहा आयु तुम अभी ये सब नहीं जानते, मगर दुश्मन कब कैसे और कहाँ वार कर दे इसका कोई पता नहीं होता, और उस सिचुएशन में ना अच्छे से अच्छा इंसान का दिमाग चलना बंद हो जाता है, वो काम उठता है। आयु ने अर्नब की पूरी डिटेल्स निकालते हुए कहा लगाता है आप लोगों ने ये सब बहुत करीब से देखा है क्यों? आयु के सवाल पर आदि और आयन के सामने वो मंजर आ जाता है जब चाहत उन्हें खून से लथपथ मिली थी, जब दोनों बच्चा खो दिया था, अर्नब बुरी तरह टूट गया था। ये सब कुछ भले ही अर्नब के साथ हुआ हो, मगर आयान, आदि, समर्थ ने भी इस दर्द को उसके साथ जिया था। भले ही चारों में दोस्ती का रिश्ता था, पर चारों बिल्कुल राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न की तरह थे। यही वजह थी कि चारों ने मिलकर इतने कम वक्त में इतना अच्छा मुकाम हासिल किया था कि उन्हें स्वयं कपूर, मिस्टर राजपूत, संभव जैसे कई बड़ी बड़ी हस्तियां उन्हें तोड़ नहीं पाई थी। दोस्ती के नाम पर चारों एक मिसाल कायम रखते थे। आयु ने पूरी डिटेल्स निकालते हुए कहा भाई लास्ट लोकेशन यहाँ से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर एक महादेव का मंदिर है, बस वही नजर आ रहा है। आयान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा मंदिर, ये मंदिर कब से जाने लगा, कहीं संत बनने का भूत तो सवार नहीं हो गया जन्नाब को? आदि ने आयु से कहा और समर्थ? आयु ने समर्थ का लास्ट लोकेशन ट्रेस करते हुए कहा उनका तो किसी कुंज बिहारी कॉलोनी में दिखा रहा है। आयान ने ये सुना तो उसे कहा यार ये मैंने कहीं सुना है, पर कहा समझ नहीं आ रहा। आयान ने फिर कहा और बंदा वहाँ क्या कर रहा है?
क्या इसे पता है कि किसके छोटे भाई ने शादी कर ली? आयु ने अपने सामान को पैक करते हुए कहा, क्या पता भैया, चलो चलकर उन्हीं से पूछते हैं। आदि ने झाट से सोचते हुए कहा, प्रिशा का अपार्टमेंट है बाहर, हम प्रिशा को कॉल कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि हमें पहले अर्नब को ढूंढना चाहिए क्योंकि मैंने गूगल सर्च किए हैं, मंदिर के पीछे वाला हिस्सा जंगल वाला एरिया है, इसलिए जल्दी करो। तीनों कमरे से बाहर निकल गए तो देखा हल में निशा खड़ी थी। उसे देखकर आयान और आयु घबरा गए। आयान कुछ बोलता इससे पहले ही निशा ने बोला, आई नो कि आप लोग भाई को ढूंढने जा रहे हो। उसकी बात सुनकर दोनों ने उसे हैरत से देखा तो आदि ने कहा, मैंने बताया इसे, अब जल्दी करो और तुम दरवाजा अच्छे से लॉक कर देना। दादी के उठने पहले हम आने की कोशिश करेंगे, बट अगर गड़बड़ हुई तो संभाल लेना। तीनों जाने लगे तो अचानक निशा ने आदि को हक कर लिया, जिसे आदि थोड़ा चौंक जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है जहां आयु और आयान दोनों बाहर जा चुके थे। फिर निशा को देखकर उसके बालों हल्का सा सहलाते हुए कहता है, डोंट वरी, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, और अगर हम में से किसको कुछ हुआ भी ना तो उन सबसे पहले मैं हूँगा, समझी। निशा ने नम आंखों से आदि के सीने मारा तो आदि मुस्कुराकर बाहर चला गया। आदि बाहर निकल कर आया तो देखता है कि आदि और आयान एक दूसरे से लिपटकर चिपकर खड़े हुए थे, जिसे देखकर आदि उनके पास आते हुए कहता है, तुम दोनों यहाँ कौन सी रसलियाँ कर रहे हो? आयु ने डरते हुए कहा, बाहा देखो, लाल साड़ी वाली स्त्री हमको अपने साथ ले जाने आई है, चलो भागते हैं। कहते हुए दोनों भागते हैं तो आदि उन्हें पीछे से पकड़कर कहता, रुको, कौन स्त्री? कैसी स्त्री? किसी की स्त्री? इस घर में तो सारे बैचलर पड़े हुए हैं। आयु ने कहा, क्या भैया आप फिल्म नहीं देखते हो क्या? श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री, उसने न ऐसे ही भूतनी साड़ी पहने घूमती है और हम सब मर्दों को अपने साथ लेकर जाती है। आदि ने उसे और आयान को मरते हुए कहा, अबे चूजे, वो फिल्म थी भला, फिल्म में से क्या भूत उठकर यहाँ आएगा पागल? आयु ने उसे कहा, अरे भाया, ये वो वाली स्त्री नहीं है तो क्या हुआ, ये अर्नब भाई की स्त्री भी तो हो सकती है। चलो जाकर उसे कहते हैं कि अर्नब भाई नहीं है तो तुम कल आना। आदि उन दोनों को इग्नोर कर आगे बढ़ गया। सच बताए तो आदि को भी डर लग रहा था क्योंकि अब रात के 3 बज रहे थे और उसके सामने घर बाहर एक लाल साड़ी में औरत घूम रही थी। उसकी पीठ उन लोगों की तरफ थी। आदि ने अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए जाकर उसकी पीठ पर हाथ रखा तो वो पलट गई, जिसके साथ चिल्लाने के आवाज गूंज उठी। तीनों ने देखा तो ये चीरू। आयु ने उसे हैरानी से देखकर कहा, चीरू भैया, आप तब से स्त्री बनकर घूम रहे थे? चीरू ने भी अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, जिंदा इंसान को हार्ट अटैक देंगे आप लोग। आयान ने उसकी बात सुनकर कहा, हम तो जिंदा इंसान की ही आता है हार्ट अटैक, मुर्दे को ठोड़ी। आदि ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें ये आधी रात को लाल छमिया बनने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारी वजह से पता नहीं ये कौन सी स्त्री पुरुष कहानी सुना रहा है। उसने आयु की ओर इशारा करते हुए कहा। चीरू ने अपनी साड़ी खोलते हुए कहा, अरे आप लोगे का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, घर के अंदर भी जा नहीं सकता, ऊपर से इन मच्छरों का मुझे जगह जगह किस करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बस इसलिए ये एक फीमेल सर्वेंट साड़ी उठा ली। आयान ने उसके गले हाथ डालते हुए कहता, फीमेल सर्वेंट या कोयल की झूठ है। आयु ने उसकी बात सुनकर झट से सवाल किया, ये कोयल कौन है? उसके सवाल पर चीरू ने नजरें चुराते हुए कहा, क्या सर, वो यहाँ कहाँ से आएगी? जल्दी चलिए, हम सर ढूंढना है, पता नहीं कैसे होंगे। चारों गाड़ी बैठकर मंदिर की ओर निकल गए। अग्निहोत्री हाउस, आदि का कमरा। निशा सीधा बाहर से आदि के कमरे में आई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी नजर आ रही थी। उसने जाकर आदि का कबोर्ड खोला, उसमें से आदि की एक शर्ट निकाली और उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो उसे पहन कर आई और बेड पर लेटकर बेड से आ रही आदि की खुशबू को महसूस करने लगी। वो जानती थी अगर आदि यहाँ होता तो वो कभी उसे ऐसा करने नहीं देता। उसने उस लड़की की बात पर बहुत सोचने के बाद भी यकीन नहीं किया। 5 साल उसने आदि के बिना बनवास की तरह कटे थे। ऐसा एक दिन नहीं था जब निशा ने महादेव से आदि का जिक्र ना किया हो, इसलिए निशा किसी भी हाल में आदि को खोना नहीं चाहती थी। वो आदि खुशबू को महसूस करते हुए नींद आगोश में चली जाती है। कुछ देर बाद चारों वहां पहुंचते हैं तो आयु कहता है, भाई का लोकेशन यही बता रहा है। चीरू ने कहा, पर सर मंदिर तो बैंड है और इस वक्त सर यहाँ मंदिर में क्यों आएंगे? आदि ने कहा, मंदिर बैंड है लेकिन आसपास ढूंढो, कहीं तो मिलेगा ही, कुछ तो मिलेगा ही। सब लोग अलग अलग होकर ढूंढने लगे। पूर पर बहुत टाइम ढूंढने के बाद भी कोई नहीं मिला था। सब लोग थक हार खड़े ही थे कि तभी एक पुलिस वन आकर रुकी। आदि ने तीनों को देखकर कहा, तुम लोगों ने पुलिस को बुलाया है? उसकी बात सुनकर तीनों ने न में सर हिलाया। तभी उस वन में से एक इंस्पेक्टर और उसके साथ निहार निकला। निहार को देखकर सब शौक थे।
निहार का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। उसने उनके पास आते हुए कहा, आप यहाँ। आयु ने उसे देखकर कहा, तुम यहाँ, वो भी इस वक्त। निहार ने कहा, हम वो मेरी बड़ी का कुछ पता नहीं चल रहा। वो सुबह ही मंदिर आई हुई थी बट घर नहीं लेटी तो मैंने पुलिस कंप्लेंट की, बहुत मुश्किल से उसका आखिरी लोकेशन यहाँ दिखा रहा है। उसकी बात सुनकर सब और ज्यादा परेशान हो गए। वही आदि मुस्कुरा दिया। आयान ने उसे देखकर कहा, तू पागल हो गया है, अर्नब के साथ चाहत गायब और तू पता नहीं किस खुशी में। कहते हुए रुक जाता है और आदि को देखते हुए कहा, इसका मतलब दोनों के साथ में होने के चांसेस है। आदि ने उसे देखकर कहा, चांसेस नहीं बल्कि मुझे यकीन है दोनों साथ है। आयान ने कहा, तो रहने देते हैं ना। आदि ने उसे देखकर कहा, नहीं, यहाँ उनकी जान को खतरा हो सकता है। फिर उसने इंस्पेक्टर को देखकर कहा, इंस्पेक्टर मुझे लगता है हमें जंगल में भी थोड़ी छानबीन करनी चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ का छपा देख चुके हैं। इंस्पेक्टर ने कहा तो सब लोग जाने लगे पर अगले ही पल इंस्पेक्टर ने सबको रोकते हुए कहा, आप सब यही रुके क्योंकि जंगल काफी खतरनाक है, इसलिए मैं, मिस्टर बंसल और मिस्टर सहगल ही जाते हैं। वो तीनों जंगल के अंदर जाने लगे। काफी देर ढूंढने के बाद वो लोग उसी झरने के पास आते हैं जहां अर्नब और चाहत थे। उन्हें यूं एक दूसरे के करीब देखकर आयान और आदि के होठों पर मुस्कान आ जाती है। आयान खुशी से बलाए लेते हुए कहता है, कितने क्यूट लग रहे हैं ना साथ में। आदि ने उसकी बात सुनकर हम में सर हिलाया है। चाहत बोल नहीं सकती ये कब हुआ, और मेरी माधुरी दीक्षित अब कोमोलिका वाक बन गई है। आदि ने उसे देखकर कहा, चांसेस नहीं बल्कि मुझे यकीन है दोनों साथ है। आयान ने कहा, तो रहने देते हैं ना। आदि ने उसे देखकर कहा, नहीं, यहाँ उनकी जान को खतरा हो सकता है। फिर उसने इंस्पेक्टर को देखकर कहा, इंस्पेक्टर मुझे लगता है हमें जंगल में भी थोड़ी छानबीन करनी चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ का छपा देख चुके हैं। इंस्पेक्टर ने कहा तो सब लोग जाने लगे पर अगले ही पल इंस्पेक्टर ने सबको रोकते हुए कहा, आप सब यही रुके क्योंकि जंगल काफी खतरनाक है, इसलिए मैं, मिस्टर बंसल और मिस्टर सहगल ही जाते हैं। वो तीनों जंगल के अंदर जाने लगे। काफी देर ढूंढने के बाद वो लोग उसी झरने के पास आते हैं जहां अर्नब और चाहत थे। उन्हें यूं एक दूसरे के करीब देखकर आयान और आदि के होठों पर मुस्कान आ जाती है। आयान खुशी से बलाए लेते हुए कहता है, कितने क्यूट लग रहे हैं ना साथ में। आदि ने उसकी बात सुनकर हम में सर हिलाया। फिर आगे बढ़कर कहा, चलो सुबह होने वाली है, अब इन लैला मजनू को जगाने का वक्त आ गया है। वही इंस्पेक्टर को भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो अर्नब और चाहत को देखता है जो एक दूसरे के करीब होकर कर सो रहे थे। अर्नब चाहत अच्छे से हक करते हुए चाहत दुपट्टे को दोनों पर अच्छे से उड़ाया हुआ था। आदि जाकर अर्नब को हिलाने लगा तो अर्नब ने नींद में कहा, कौन है बे। आदि ने उसकी बात सुनकर कहा, अर्नब उठो, चलो घर चलते हैं। अर्नब ने फिर से नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, क्यों जाओ, घर नहीं जाऊंगा। घर इतनी मुस्लिम से मेरी बीबी मिली है, अब तो एक पल उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा और साथ में तेरा मुंह तोड़ूंगा। रिया चुड़ैल कहते हुए अर्नब चाहत पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसके दुपट्टे से सर ढक लिया, जैसे छोटा बच्चा खेलते वक्त दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लेता है। आदि को अब समझ आया कि अर्नब उसे नींद में रिया समझ रहा है, जिसे उसका मुंह बन गया। वही आयान और इंस्पेक्टर को हंसी आ गई। आदि ने दोनों को घूर कर देखा तो दोनों चुप हो गए। आयान भी उनके करीब गया और उनकी प्यारी सी तस्वीर खींच ली। आदि फिर से हिलाने की कोशिश करता है तो अर्नब इस बार उसे एक धक्का देता है। बेचारा जाकर सीधा पेड़ से टकरा जाता है। आयान की हालत हंस हंस कर खराब हो जाती है, जिस वजह से आदि गुस्से में एक जोर का लात मारता है। आयन आंधे मुंह अर्नब पर जाकर गिरता है तो उन दोनों की आंखें खुल जाती है। वही चाहत और अर्नब उन सबको देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वही चाहत जल्दी से अर्नब से अलग हो उठकर खड़ी हो गई। अर्नब उठा और अपने कपड़े झड़ने लगा जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। आयान की नज़र उसके हाथ पर लगी चोट पर गई। उसने परेशान होते हुए कहा, अर्नब तुझे ये चोट कैसे लगी। उसके कहने पर सबकी नज़र उसकी चोट पर चली जाती है। अर्नब उसे परेशान देखकर आराम से कहता है, रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंस्पेक्टर ने उन दोनों को देखकर कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, क्या बता सकते हैं कि आप दोनों यहाँ आए कैसे और क्यों। अर्नब ने एक नज़र चाहत को देखा जो उसे देख रही थी। उसने चाहत से अपनी नज़र हटाते हुए इंस्पेक्टर से कहा, हम पर मंदिर में अटैक हुआ था जिसमें मेरे गार्ड मारे गए हैं और हम दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे रास्ते से जंगल के अंदर आ गए, बट जब तक सब कुछ ठीक हुआ तब तक अंधेरा हो चुका था और हम यहाँ से निकल नहीं पाए। इंस्पेक्टर ने उन्हें देखते हुए कहा, अच्छी बात है कि आप दोनों मिल गए हैं, चले, सब आपका वेट कर रहे हैं। उनके कहने पर सब उनके पीछे पीछे चलने लगे। आयान चाहत के साथ चलते हुए कहा, चाहत तुम ठीक हो ना, कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें। चाहत उसे देखकर बस ना में सर हिलाया और आगे बढ़ गई।
अर्नब और आदि जो सबके पीछे साथ साथ चल रहे थे। अर्नब ने आदि को देखकर धीरे से कहा, तुझे इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी, आराम से आता ना 2-3 दिन बाद। आदि ने उसे देखकर कहा, तुझे पता भी है हमको लोगों की जान तुम दोनों की वजह से हलक गटक गई थी और तुझे आशिकी सूझ रही है साले चिपड़ियों। अर्नब ने उसे देखकर कहा, दोनों मतलब तुझे पहले से ही पता था कि चाहत गायब है। आदि ने उसे देखकर कहा, नहीं मैं चाहत की नहीं बल्कि मैं समर्थ की बात कर रहा हूँ। पता नहीं वो उस कुंज बिहारी कॉलोनी में क्या कर रहा है। उस साले ने कहीं नया अपार्टमेंट तो नहीं लिया। दादी को बताऊंगा, खींचेगी कान उसके लगाता है, बेचारे को अपने भाई की शादी का सदमा लगा है। मैं प्रशा से एक बार बात करता हूँ कि वो पता करके बताए कि क्या हाल ही में किसी ने अपार्टमेंट खरीदा है। अर्नब ने उसे देखकर कहा, उस पनौती को क्यों कल करना है तुझे। आदि ने उसे देखकर कहा, वो इसलिए क्योंकि वो उसी कॉलोनी में रहती हैं। अर्नब ने ये सुना तो वो रुक गया और एक हाथ कमर पर रखकर दूसरा हाथ अपने माथे पर रब करते हुए मन में कहता है, पर मुझे तो माजरा कुछ नजर आ रहा है। आदि ने पीछे मुड़कर अर्नब को खड़ा हुआ देखकर कहा, तू रुक क्यों गया, चल तेरी वाली कब की निकल गई है। दोनों जंगल से बाहर निकल कर आए तो आयु ने अर्नब को झट से हक करते हुए कहा, भाई आप ठीक हो ना, आपको ये चोट कैसे लगी। ये कहते हुए उसका गला रोंद गया था। अर्नब ने प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिंचयान। आयु ने हल्का गुस्सा करते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। वही अर्नब की नज़र गुस्से से छोटी हो जाती है जब वो निहार को चाहत के गले लगाते हुए देखता है। गुस्से से उसकी मुठिया कस जाती है। आयु अर्नब से अलग होता है तो उसकी नज़र चाहत पर जाती है, तो वो उसके पास जाकर कहा है, चाहत जी आप ठीक है, आपको चोट तो नहीं आई। चाहत ने हल्का सा मुस्कुरा करना में सर हिला दिया तो आयु ने कहा, बेसे आपको पता है दादी ने भाई की शादी की तारीख निकलेंगी आज शाम को, फिर तो फिर से आपसे मुलाकात होगी हमारे अग्निहोत्री हाउस में। चाहत कुछ कहती इससे पहले ही निहार बोल पड़ा, सॉरी सर, बट अब सैयद हमारी मुलाकात ना हो। आयु ने उसकी बात सुनकर कहा, पर ऐसा क्यों। निहार ने कहा, क्योंकि हमने ये डील कैंसिल कर दी है, क्योंकि बड़ी ये नहीं करना चाहती। उसकी बात सुनकर अर्नब भड़क गए। उसने चाहत को घूरते हुए कहा, क्यों क्यों ऐसा क्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। अर्नब की आवाज में नाराजगी थी क्योंकि यही तो मौका था उसके पास चाहत को मारने का। पर जब उसने सुना चाहत ने डील कैंसिल कर दी तो उसे गुस्सा आ गया। वही सबकी नज़र अर्नब पर चली जाती है जो गुस्से से चाहत को देख रहा था। चाहत ने इशारा करते हुए कहा, आप जैसे बेशर्म और घटिया इंसान से दूर रहने के लिए जो भी करना मैं करूंगी, समझे आप। अब मैं आपके हाथ की कठपुतली नहीं हूं, जो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। अर्नब ने झाट से उसकी बात का जवाब आपने दांत पीसते हुए देते हुए कहा, मैंने कब तुम्हें आपने हाथ की कठपुतली समझी है। सराफत के साथ तुम्हें मैं खुद ये काम दे रहा हूं और अगर नहीं आई तो अर्नब अग्निहोत्री की कहर झेलने के लिए तैयार रहना, समझी तुम। आयु ने अर्नब को देखकर कहा, भाई आपको कैसे पता कि चाहत जी ने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, फिर आप कैसे समझ गए। आयु के सवाल से सब घबरा गए पर अर्नब नहीं। उसने उसे कहा, क्योंकि ये बोल नहीं सकती है और साइन लैंग्वेज समझने का मेरे पास हिडन टैलेंट है। उसकी बात सुनकर निहार को 440 वोल्ट का झटका लगा। आंखें हीरानी से बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा है, चाहत बोल नहीं सकती, ये कब हुआ और मुझे कैसे पता नहीं चला। ये आदमी क्या पगल है जो कुछ भी बोल रहा है। ये हमारी चाहत बोल नहीं सकती। ये लड़की बोलना शुरू करे तो दूसरे खटिया खड़ी हो जाए और ये पता नहीं क्या बोल रहा है। वही आयु भी थोड़ा कंफ्यूज था कि उसने चाहत को बोलते हुए सुना था या ये सिर्फ उसका वहम है। वही चाहत भी डरी हुई थी कि पता नहीं अगर आयु ने बता दिया कि वो बोल सकती है तो अर्नब गुस्से से पागल होकर उसके साथ क्या करेगा। तभी इंस्पेक्टर साहब ने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ और इस अटैक के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हुए आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। आदि ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। उसकी बात सुनकर वो बस मुस्कुरा दिए। चाहत ने देखा तो अब दोबारा अर्नब की चोट से खून रिसरना शुरू हो गया था, इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाकर उस जगह पर अपने दुपट्टे से टैप कराने लगी। वही अर्नब उसकी इतनी केयर देखकर मुस्कुराकर सबकी नज़र से बचते हुए उसे कमर से पकड़कर खींच लिया तो चाहत उसके करीब खींची चली जाती है। चाहत अर्नब को गुस्से से घूरते हुए जोर से उसके पैर पर अपना पैर दे मरती है। अर्नब की एक तेज आह निकल जाती है। वो चाहत को गुस्से से घूरता है तो चाहत मुस्कुरा देती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर अर्नब मुंह बनाते हुए खुद से कहता है, मेरी माधुरी दीक्षित अब कोमोलिका वाप बन गई है। क्या हुआ, तू चीखा क्यों, दर्द हो रहा है क्या, आदि ने परेशान होते हुए कहा। अर्नब ने उसकी बात सुनकर कहा, हम पहले हॉस्पिटल चलते हैं।
चाहत भी उनके साथ जाना चाहती थी पर जाती भी तो कैसे, इसलिए वो उदास होते हुए निहार बाइक की तरफ जाने लगी तो आदि ने कहा, अरे तुम भी हमारे साथ एक बार डॉक्टर को दिखा देंगे फिर घर चली जाना। निहार भी मान गया तो सब लोग हॉस्पिटल की ओर निकल गए। अर्नब गड्डी में बैठा बार बार पीछे की ओर देख जा रहा था, चाहत आई या नहीं। आदि और अयान ने उसकी हरकत देखकर सर हिला दिया जैसे कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता। वही आयु ने अर्नब फ्रंट मिरर से देखते हुए कहा, भाई ऐसा कौन छूट गया है जो बार बार पीछे देखे जा रहे हो? कहीं जंगल में कोई गोरी तो नहीं छोड़ आए जिसे आप मिस कर रहे हो? उसकी बात सुनकर तीनों मुस्कुरा दिए तो अर्नब चीढ़कर कहा, चुप करो अपनी बकवास और गाड़ी चलाने पर ध्यान दो, समझे। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल। सब लोग थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल आ चुके थे। आदि ने पहले से ही फोन कर दिया था, जिस वजह से सब कुछ पहले ही टायर था। अर्नब को अंदर ले जाया जाता है और उसकी चाहत को भी। एक नर्स अर्नब की पट्टी को खोलकर उसे अच्छे से साफ करते हुए ड्रेसिंग करती है। तभी दरवाजा खुला और एक 25 से 27 साल का लड़का अंदर आता है। 6 फुट 5 फीट की हाइट, उसकी खूबसूरत ब्राउन आइज, डॉक्टर कोट पहने, गले में टेथस्कोप लटकाए हुए, चेहरे पर मैक्स लगाकर अंदर आता है। पर उसकी नज़र जब सामने बैठे अर्नब पर जाती है तो वो थोड़ा अंदर घबरा जाता है। वो डरते हुए चलकर अर्नब के पास आकर उसे चेक करता है। अर्नब को भी वो कुछ जाना पहचाना लगाता है। वो जैसे ही अर्नब को इंजेक्शन देने के बाद थोड़ा पीछे हटा, अचानक उसके चेहरा मास्क नीचे गिर गया। अर्नब की नज़र जब उस शख्स पर पड़ी तो वो हैरान रह गया, जैसे उसे विश्वास ही ना हो रहा हो। पर अगले ही पल उसने एक जोरदार थप्पड़ उस डॉक्टर के गाल पर रसीद दिया, जिससे उसका चेहरा थोड़ा सा झुक गया। वही सब लोग हैरत से देखने लगे। चाहत ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उस रात का छोटा हिस्सा आया अर्नब के सामने और राघव खन्ना की एंट्री। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल। सब लोग थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल आ चुके थे। आदि ने पहले से ही फोन कर दिया था, जिस वजह से सब कुछ पहले ही टायर था। अर्नब को अंदर ले जाया जाता है और उसके चाहत को भी। एक नर्स अर्नब की पट्टी को खोलकर उसे अच्छे से साफ करते हुए ड्रेसिंग करती है। तभी दरवाजा खुला और एक 25 से 27 साल का लड़का अंदर आता है। 6 फुट 5 फीट की हाइट, उसकी खूबसूरत ब्राउन आइज, डॉक्टर कोट पहने, गले में टेथस्कोप लटकाए हुए, चेहरे पर मैक्स लगाकर अंदर आता है। पर उसकी नज़र जब सामने बैठे अर्नब पर जाती है तो वो थोड़ा अंदर घबरा जाता है। वो डरते हुए चलकर अर्नब के पास आकर उसे चेक करता है। अर्नब को भी वो कुछ जाना पहचाना लगाता है। वो जैसे ही अर्नब को इंजेक्शन देने के बाद थोड़ा पीछे हटा, अचानक उसके चेहरा मास्क नीचे गिर गया। अर्नब की नज़र जब उस शख्स पर पड़ी तो वो हैरान रह गया, जैसे उसे विश्वास ही ना हो रहा हो। पर अगले ही पल उसने एक जोरदार थप्पड़ उस डॉक्टर के गाल पर रसीद दिया, जिससे उसका चेहरा थोड़ा सा झुक गया। वही सब लोग हैरत से देखने लगे। चाहत ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो डॉक्टर अपना चेहरा उठाकर अर्नब की ओर देखता है तो अर्नब दोबारा उसके गाल पर थप्पड़ रसीद देता है। तो सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो डॉक्टर भी उसे घूरते हुए कहता है, बस करो, मैं क्या कोई बाजा नजर आता हूँ जो बजाए जा रहे हो? अर्नब इतना गुस्सा था कि वो तीसरी बार मारने को हुआ कि चाहत ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए इशारों में उस पर गुस्सा करते हुए कहा, आपका दिमाग खराब है? क्यों मार रहे हो बेचारे डॉक्टर को? लगाता है हाथ में लगी चोट का असर दिमाग पर हो रहा है। चाहत के सामने आने पर उस डॉक्टर की नज़र उस पर चली जाती है। चाहत के मासूम चेहरे पर झलका गुस्सा उसे इस वक्त और ज्यादा हसीन बना रहा था। वही अर्नब गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि चाहत पर उस डॉक्टर की नज़र वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने गुस्से से चाहत का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगा। चाहत को अचानक अर्नब का ये बिहेवियर कुछ समझ नहीं आता है। वो पीछे मुड़कर उस डॉक्टर को देखती है तो वो उसे एक्सप्रेशनलेस चेहरे से देखता हुआ बाय करने लगा। उसकी हरकत देख चाहत मुंह बनाते हुए अर्नब के संग चली जाती है। उनके बाहर आते ही चाहत अर्नब का हाथ छुड़ाने लगी, पर अर्नब छोड़ ही नहीं रहा था। तभी आदि ने कहा, क्या हुआ, इतनी जल्दी बाहर आ गए? चाहत ने गुस्से से आदि को देखकर इशारा करने लगी, तो आयु ने उसे इशारा करते हुए देखकर कंफ्यूज्ड होते हुए कहा, ये बोलने की क्या कोशिश कर रही है, समझ नहीं आ रहा है। फिर उसने अर्नब की ओर देखकर कहा, ओ भैया खड़े क्या हो, जरा ट्रांसलेट करो ना, ये मोहतरमा क्या बोल रही है, समझ नहीं आ रहा। अर्नब जो पहले ही चाहत की बातें समझ गया था वो कहता है, छोड़ो सब लोग घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आयल ने उसे देखकर कहा, अरे पर वो कुछ कह रही है ना अर्नब, बता क्या कह रही है। अर्नब ने कहा, कुछ खास नहीं, मैं बाद में बताता हूँ। बाद में क्यों, अभी बताओ, आप लोग सच में बहुत बुरे हो, मुझे छोटा समझकर कुछ नहीं बताते, प्लीज़ बताओ ना। अर्नब ने कहा, सिंचान में बताता हूँ ना तुझे। अर्नब को बहाने मरता देखकर चाहत ने उसका हाथ पकड़कर आंखें दिखाया, जैसे कह रही हो बताओ।
बताओ छुपा क्यों रहे हो अपने भाई से, उसको भी पता चले आपकी करतूतें। उसके कहने पर अर्नब ने मुंह बनाते हुए कहता है, कह रही है मेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरे हाथ की चोट का असर सर पर हो रहा है, इसलिए आदि ने उसे देखकर शक भरी नजरों से कहा, इसलिए क्या? अर्नब, जो कि सबके सवाल सुनकर इरिटेट हो चुका था, उसने कहा, मैं उस डॉक्टर पीट कर आ गया। सब लोग उसकी बात सुनकर हैरान थे। वहीं निहार ने अर्नब को देखकर सोचा, मैं बिल्कुल सही था, ये आदमी सचमुच का पागल है। जिसने इलाज किया उसे ही पीट कर आ गया, ये है भगवान, आप ही बचाना इन पागलों के खानदान से। आदि ने उसे डांटकर कहा, तेरा दिमाग खराब है, ऐसा क्यों किया? अर्नब ने उसे देखकर कहा, क्योंकि उन्हें देखकर खन्ना साहब याद आ गए मुझे। अब मैं किसके सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अर्नब ने निहार को देखकर चाहत की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस सुखी हड्डी को कुछ खिला देना, वरना पता चला कि घर पहुंचत हुआ बेहोश हो गई। उसकी बात सुनकर आयान ने अर्नब के पास आते हुए कहा, क्यों, तूने कुछ नहीं खिलाया क्या? मेरा आम, केला, सेब, संतरा, कुछ भी? अर्नब ने उसे देखा जिसके चेहरे पर शरारत नजर आ रही थी। वो बस मुस्कुरा दिया, पर अगले ही पल मुंह बनाकर उसे कहा, नाराज है तो ये सब क्या आसमान टपकेंगे? वही चाहत को उन दोनों की बातें साफ सुनाई दे रही थी। उसके गाल और नाक हल्के गुलाबी हो जाते हैं। वो अक्कुवाद होते हुए निहार का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाती हैं। उसे यूं जाता देख आयान मुस्कुराकर कहा, आय हाय, शर्मा गई बेचारी। चाहत को यूं जाता देख अर्नब भी मुस्कुरा दिया, पर उसने आयन को एक गुस्सा जड़ते हुए कहा, साले उसे छेड़ना बंद कर, बीबी है वो मेरी। आदि और आयु जो उन दोनों से थोड़ा दूर खड़े थे, इसलिए उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। आदि उन दोनों को देखकर कहता है, पहले घर चलो, दादी के जागने का टाइम हो गया है, निशा अब और संभाल नहीं पाएगी। अर्नब ने उसे कहा, और समर्थ, उसे भी तो लेने जाना होगा ना? आदि ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हम पर पहले घर पर देखकर आएंगे, दादी जागी या नहीं, फिर कुछ बहाना बनाकर उसे ढूंढने जाएंगे। उसकी बात सबको सही लगी, इसलिए सब घर के लिए निकल जाते हैं। अग्निहोत्री हाउस के सामने एक काले रंग की कार आकार रुकती है। उसमें से चारों बाहर निकलते हैं। सब लोग घर के अंदर जाने लगे तो देखा घर का सिक्योरिटी गार्ड घर के दरवाजे के पास खड़ा था। सब लोग उनके पास गए तो हैरत से देखने लगे, क्योंकि सामने समर्थ बैठा हुआ था। वो सैयद उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। अर्नब ने देखा तो परेशान होते हुए कहा, तू यहाँ क्यों है और क्या हुआ इसे, कैसे आया ये यहाँ पर? उसके सवाल पर सिक्योरिटी गार्ड ने इसका जवाब देते हुए काका ने कहा, पता नहीं बेटा, मैं सुबह सुबह उठकर आया तो देखा कोई उन्हें यहाँ छोड़कर जा रहा था। मैंने काफ़ी आवाज़ लगाई पर वो रुका नहीं। कोई बात नहीं काका, आप दादी या दादाजी से कुछ मत कहना, हम इसे अंदर लेकर जा रहे हैं, आदि ने उनसे कहा। सिक्योरिटी गार्ड ने भी उनसे ठीक है कहा और चले गए। वो चारों भी उसे उठाकर अंदर उसके कमरे में लेकर आए। आयन ने उसे अच्छे से लेटते हुए कहा, जब इसे हैदल नहीं होती तो पिता क्यों है? बेउदे के मुंह से स्ट्रांग शराब की स्मेल आ रही है। आदि ने उसके शू रिमूव करते हुए कहता है, वो कभी इतनी स्टैंग नहीं पिता जब तक कोई उसके अतीत के पन्नों को कुरेदने की कोशिश ना करे। अर्नब ने उसे देखकर कहा, अब हुआ क्या है ये होश में आने के बाद बताएगा। आयु ने उसकी बात सुनकर कहा, उसमें क्या है, अभी ले आते हैं। कहते हुए समर्थ के मुंह पर पानी फेंक के मरता है। उसे देखकर आदि ने सर हिलाते हुए कहा है, दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे जल्लाद। अचानक पानी पड़ने से समर्थ की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, ये सिर इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है? मैं कहाँ हूँ इस वक्त? आयु ने उसके मजे लेते हुए कहा, बेटा ससुराल में हो, आपकी सासू माँ बुला रही है आपको झाड़ू लगाने के लिए, जाओ वरना डंडा लेके यही आ जाएंगी। उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ गई, पर कोई हंस बिल्कुल नहीं। समर्थ ने धीरे धीरे आंखों कर सबको देखकर कहा, तुम लोग में यहाँ कैसे आया? मैं तो इस सर दर्द की वजह से कुछ याद नहीं आ रहा है। अर्नब ने उठते हुए कहा, कोई बात नहीं, जाकर फ्रेश हो जाओ, जब याद आएगा तब बता देना, ओके। सब लोग उसके कमरे में चले जाते हैं। समर्थ सीधा उठकर वॉशरूम में सवार के नीचे खड़ा होकर सब कुछ याद करने की कोशिश करने लगता है। आदि भी अपने कमरे में आता है तो कमरा में बिल्कुल अंधेरा था। उसे लगता है ये निशा ने किया हो ताकि दादी को शक ना हो, इसलिए वो ज्यादा ध्यान दिया बिना चुपचाप आकार बेड पर लेट जाता है और निशा को हक करते हुए सो जाता है। निशा भी नींद में उसके सीने में अपना सर छुपा लेती है। सुबह का वक्त। आज नाश्ते की टेबल पर दादी और दादाजी के साथ रिया और राज थे। बाकी सब तो गधे और घोड़े भेजकर सो रहे थे। दादी ने ऊपर सबकी कमरे की ओर देखे कर कहा, ये आज सबको क्या हो गया जो अब तक नाश्ता करने नहीं आए? मैं जाकर बुला कर लाती हूँ। दादी जाने लगी तो दादाजी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहा, आज संडे है सैयद, इसलिए सभी सो रहे हैं।
तुम उन्हें परेशान मत करो। ऐसे ही दिन ढलने लगा और शाम आई। जब आदि की नींद धीरे धीरे खुलने लगी तो उसने अपने सामने निशा को अपनी बाहों में देखा। निशा इस वक्त उसे एक खूबसूरत सपने से कम नजर नहीं आ रही थी। वो उसके गाल को किस करता है, फिर अपने अंगूठी से धीरे धीरे उसके गाल को रब करता है। उसके छुअन से निशा की आंखें खुल जाती है। वही निशा की आंखें खुलते ही आदि की आंखें बड़ी हो जाती है। वो उसे थोड़ा दूर हटते हुए कहता है, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो, और मेरी शर्ट ये किससे पूछकर पहना तुमने? हाँ। निशा उसके ऐसे चिल्लाने से थोड़ी घबरा गई क्योंकि उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी, पर फिर भी वो झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, हाँ मैं क्यों? आप किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? किसी और के साथ चिपक कर सोना चाहते हैं? आदि ने उसे देखते हुए कहता, क्या बकवास कर रही हो तुम, मैंने ऐसा कब कहा? निशा ने बिल्कुल उसके पास आकर कहा, आप कहना तो यही चाहते थे ना? आदि का टेबल पर रखा फोन एकदम से चमक उठा। जैसे देख उसने ने उठते हुए कहा, तुमसे बात करना ही बेकार। निशा ने उसे धक्का देते हुए कहा, हम तो जाए ना, कौन कह रहा है मुझसे गप्पे लड़ाने के लिए? आदि मुंह बनाते हुए स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। वो स्टडी रूम में एंटर करता है कि देखता है सामने वही डॉक्टर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। वही अर्नब सीधा गन उसके सर पर तानते हुए कहता है, तुझे पता भी है कि वो बात मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? समर्थ ने उसे रोकते हुए कहा, यह गलत है, तुम्हें राघव पर गन पॉइंट नहीं करना चाहिए। हम और नहीं तो क्या, बेचारे के गाल पर क्या मस्त छापा पड़ा है, तुम्हारे हाथ का क्यों राघव? राघव ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, बॉस इतना गुस्सा ठीक नहीं, और बेसे मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, मेरी यानी राघव खन्ना की एंट्री थोड़ी स्पेशल होनी चाहिए ना? आयु जो आज जोक की तरह सबसे चिपका हुआ था, उसने कहा, अच्छा आपके कौन से हीरोइन हो भैया जो आपकी एंट्री रेड कारपेट पर स्पेशल होनी चाहिए? अर्नब ने इस बार खुद को शांत करते हुए फिर से उसे कहा, देखो राघव, यहाँ बात कई जिंदगियों की है, इसलिए मेरा सच जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरा जानना जरूरी है कि उस रात मेरे साथ कौन लंकी थी। राघव ने अर्नब को देखकर कहा, आपने इतने सारे लोगों को क्या पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए रखा हुआ है, और सारा काम मैं क्यों करूं? बाकी लोगों से कहीं ये मैं ज़रा बिजी चल रहा हूँ आजकल। अर्नब ने उसे देखकर दांत पीसते हुए कहा, पर उस लड़की के बारे में पता लगाने की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी, पर तुम थे जो वो कहते हुए रुक गया। तो राघव ने उसे देखकर कहा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल कॉलेज। जहाँ तक मुझे पता चला है वो लड़की वही पढ़ाई करती थी, यानी वो एक स्टूडेंट थी।